जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? खैरियत से हो? मैं ना इस वक़्त बैठा हुआ हूँ नॉर्थ जर्मनी में। नॉर्थ जर्मनी में मैं किसी के पास, किसी दोस्त के पास गेस्ट आया हुआ हूँ। ये जगह तो आपको पुरानी नज़र आ रही होगी, लेकिन नॉर्थ जर्मनी में मैं आपको लो ल बताऊँ जिस टाउन में मैं अभी आया हूँ ना, इस टाउन में ज़्यादातर लोग जो है ना वो जर्मन के साथ-साथ रशियन भी बोलते हैं। रशियन इसलिए बोलते हैं दोस्तों, आप लोगों को शायद पता ही होगा कि आज से जस्ट 30-40 साल पहले यानी कि 1990 तक 1991 तक ये जो नॉर्थ जर्मनी था ना, ये एक अलग कंट्री था। वेस्ट जर्मनी एक अलग कंट्री था। नॉर्थ जर्मनी जो है ना वो एक अलग कंट्री था। तो बीबी मुस्कुरा रही थी, जर्मन बीबी। वो ये नहीं देख के मुस्कुरा रही थी कि मैं वीलॉग बना रहा हूँ, वो ये देख के मुस्कुरा रही थी कि मैं लैंग्वेज कौन सी बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ना इस टाउन में ज्यादातर लोग जर्मन से ज्यादा लोग जो है ना वो रशियन बोलते हैं। तो रशियन इसलिए बोलते हैं कि 1990 तक ये अलग कंट्री था और 1990 तक ये नॉर्थ जर्मनी था जो था ना, ये रशिया के अंडर था। क्योंकि 1990 तक आज से जस्ट 35-40 साल पहले जर्मन दो कंट्री थे, दो अलग अलग कंट्री थे, एक वेस्ट जर्मन था, एक नॉर्थ जर्मन था। तो वेस्ट जर्मन का तो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं रहता नॉर्थ जर्मनी में हूँ। तो इसलिए मैं आपको पहले नॉर्थ जर्मनी का बता देता हूँ। जब वर्ल्ड वार टू हुआ था ना, वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हिटलर ने किया था, यानी कि जर्मन ने स्टार्ट किया था। तो वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के बाद वर्ल्ड वार टू स्टार्ट होने के बाद जर्मन ने पूरे यूरोप को कॉन्कर कर लिया था, मतलब जीत लिया था। पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था, लिटरली पूरे यूरोप पे। फ्रांस, अभी देखो फ्रांस कितना एक्सक्यूज मी, अभी देखो फ्रांस कितना मामा चाचा ताया फूफा पता नहीं क्या बनता है यूरोप का। लेकिन दो बार वर्ल्ड वार हुई है, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू, दोनों में ही जर्मन ने फ्रांस को शिकस्त दी हुई है और पेरिस पे कब्जा किया हुआ है, जो फ्रांस का कैपिटल है। तो इसलिए यूरोप में अगर किसी कंट्री की वैल्यू या ताकत या इज्जत है ना, तो वो जर्मन की है। ठीक है, ये दोनों दोनों वर्ल्ड वार दोनों ही जर्मन आ रहा है, लेकिन वो उसके पीछे एक रीजन है कि वो क्यों हारता है। हम अभी फिलहाल वर्ल्ड वार वन की बात नहीं कर रहे, हम वर्ल्ड वार टू की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वार टू में जर्मन ने जब पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया, पोलैंड, नेदरलैंड, नॉर्वे, मतलब अभी मैं क्या आपको एक एक कंट्री बताऊं। तो बाद में 2000 सॉरी 2000 बोल रहा हूँ, 1942-43 में जर्मन ने इंग्लैंड पे भी, हालांकि इंग्लैंड यूरोप के साथ उसका बॉर्डर नहीं मिलता, समंदर है बीच में, उस समंदर को इंग्लिश चैनल बोलते हैं। इंग्लिश चैनल यानी कि तकरीबन समंदर क्रॉस करके, मतलब आप डायरेक्ट फौज या आर्मी अपनी वहां पे नहीं भेज सकते यूके में। तो हिटलर ने क्या किया, इतनी आर्मी तो नहीं भेजी पूरे यूरोप पे, तो उसका हिटलर का कब्जा हो चुका था जर्मन का। तो इसने यूके पे, क्योंकि यूके फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, यूरोप को सपोर्ट कर रहा था, यूके की आर्मी भी यूरोप में फैली हुई थी, पूरी दुनिया में जंग चल रही थी। क्योंकि ब्रिटिश जो था ना उसकी कॉलोनी थी, जैसे हम इंडिया में कॉलोनी थे और अफ्रीका में भी उसकी कॉलोनी थी। तो जर्मन ने अपनी फौजी हर जगह पे भेजी हुई थी, मतलब अफ्रीका में भी जर्मन ब्रिटिश के साथ, यूके के साथ लड़ रहा था, वो कॉलोनियां आजाद करवा रहा था। और एशिया में भी, यूरोप में तो उसका ऑलरेडी कब्जा था सब सब जगह पे। तो हुआ ये था भाई लोगों के, पूरे यूरोप को जब हिटलर ने कॉन्कर कर लिया था, हिटलर हिटलर ने गलती एक, सबसे बड़ी गलती हिटलर ने जो की थी ना, हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी जो उसने रशिया पे अटैक कर दिया। हालांकि रशिया का जो उधर भी डिक्टेटरशिप ही चल रही थी रशिया में, उसका जो डिक्टेटर था ना उसका नाम था जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन के साथ मतलब ये अपने आप को ना, वो जोसेफ स्टालिन अपने आप को बड़ा मामा चाचा ताया समझता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा लीडर हूँ। इधर हिटलर ये समझता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा लीडर हूँ, या मैं दुनिया का मामा चाचा ताया फूफा हूँ। तो पहले तो जोसेफ स्टालिन जो था ना रशिया वाला, वो क्योंकि जर्मन के पास ईंधन नहीं है, इसको जर्मन, हालांकि इसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, इसके वेपन बहुत जबरदस्त थे, पूरे यूरोप से स्ट्रांग थे। तो इसको सिर्फ जो कमी थी ना, इसको कमी थी ईंधन की, मतलब ऑयल की। टैंक चलाने के लिए या जहाज चलाने के लिए, फाइटर एयर जेट चलाने के लिए, सारी मशीनरी चलाने के लिए जर्मन को नीड थी पेट्रोल की। तो पेट्रोल इसको मुहैया कर रहा था नॉर्वे, नॉर्वे पे तो इसने कब्जा कर लिया था। और दूसरा, ज्यादा जो पेट्रोल आ रहा था ना वो आ रहा था रशिया पे। तो हिटलर को भी इस चीज का पता था, क्योंकि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था ना, चर्चिल, वो बार बार, रूजावेल्ट रूजावेल्ट था भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट उस टाइम। तो वो अमेरिका को बार बार इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि आप ही वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व हो, जो अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। हिटलर को इस चीज का पता था कि यूरोपियन की बातें मान के इंग्लैंड की, या क्या उसका नाम था, चर्चिल,
यूके का जो प्राइम मिनिस्टर था, एक ना एक दिन अमेरिका ने वार में आना ही है। अगर अमेरिका वार में आएगा, क्योंकि पूरे यूरोप को तो ऑलरेडी जर्मन ने या हिटलर ने कॉन्कर किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, तो उनको खतरा जो नजर आ रहा था ना, वो खतरा सिर्फ उनको अमेरिका से आ रहा था। क्योंकि यूरोप के तो जितने कंट्री थे, इंक्लूडिंग बरतानिया, ब्रिटिश, वो सारे पिछले देखो 1939 में वार स्टार्ट हुई है, 1945 तक चली है, 6 साल वार चली है, और पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी इस वार में। तो सबकी ना इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, किसी के पास कोई वेपन, मतलब सब कुछ यानी कि जाया हो चुका था वर्ल्ड वार टू में। तो सिर्फ एक अमेरिका एक ऐसी ताकत थी, अगर वो वर्ल्ड वार टू में एंट्री अगर करती तो उसने तो फ्रेश आना था। वो यूरोप के सारे कंट्री से बड़ा कंट्री है अमेरिका, उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उसकी उसकी वेपनरी भी, उस यानी कि उस दौर में जो उसकी इंडस्ट्री थी वेपन बनाने वाली, वो भी दुनिया की बेहतरीन थी। तो हिटलर को सिर्फ खतरा लगा हुआ था अमेरिका से, कि अमेरिका ना कहीं वर्ल्ड वर्ल्ड वार टू में इन्वॉल्व हो जाए। तो इसलिए जो हिटलर होता है ना, ये गलत डिसीजन लेता है। ये फैसला ये करता है कि ये रशिया, हालांकि रशिया उससे पहले जो जोसेफ स्टैलिन होता है वो इसका हलाई होता है, इसका दोस्त होता है, इसको हेल्प कर रहा होता है, मशीनरी भेज रहा होता है, ऑयल भी भेज रहा होता है, लेकिन वो लिमिटेड मिकदार में भेज रहा होता है। तो हिटलर ये डिसाइड करता है, तो पूरे यूरोप पे तो कब्जा कर लिया, अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा होता है, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। तो ये समझता है कि मैं शायद रशिया पे भी कब्जा कर लूंगा, रशिया पे कब्जा करूंगा। तो हिटलर के माइंड में ये चल रहा था कि जो रशिया टैंक तोपे या गोला बारूद या असला बनाता है, वो डायरेक्ट मेरा कब्जा हो जाएगा, सारी इंडस्ट्री पे, सारी मशीनरी पे, और ऑयल वगैरह भी, यानी कि मेरा डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। तो मुझे जोसेफ स्टैलिन की इजाजत लेनी नहीं पड़ेगी, या मुझे उसकी मर्जी या उसकी डिक्टेटरशिप नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये रशिया पे अटैक कर देता है, हालांकि इसने पूरे यूरोप पे तो ऑलरेडी कब्जा किया हुआ था। इटली इसका अलायंस था, इटली पे इसने नहीं कब्जा किया था, क्योंकि इटली में डिक्टेटर था मसोलिनी, मसोलिनी खुद बड़ा डिक्टेटर था, वो हिटलर का चेला बना हुआ था। तो वो हिटलर के साथ मिलकर अफ्रीका में भी इटली ने अपनी फौजें भेजी हुई थी ब्रिटिश से लड़ने के लिए, और यूरोप में भी इटली जो है ना वो जर्मन का साथ दे रहा था। तो किस्सा कहानी क्या भाई लोगों के, ये रशिया पे अटैक कर देता है। पहले तो इनको बहुत, यानी कि जब ये गर्मी गर्मी में जून जुलाई में ये अटैक करता है जर्मन वाले रशिया में, तो इनको क्या होता है कि इनको कामयाबियां मिलती हैं। लेकिन रशिया का प्लान ये होता है कि क्योंकि रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, आपको उसके लैंडलाइन का पता है, दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है। मॉस्को जर्मन से बहुत दूर है, तो मॉस्को उसकी कैपिटल था, उसकी राजधानी थी। तो वो जो जोसेफ स्टैलिन होता है, वो अपनी फौज को या अपने लोगों को ये बोलता है कि आप अपने सारे गाँव छोड़ो, शहर छोड़ो, आप बस ना रीड करते इधर आते जाओ मॉस्को की तरफ। तो इस तरह करते करते जर्मन को उधर टाइम लग जाता है, विंटर स्टार्ट हो जाता है। तो विंटर में रशियन जो होते हैं ना, वो तो आदि होते हैं उस सर्दी के। आप लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सर्दी, जमा देने वाली सर्दी, जो जो माइनस में टेम्परेचर 70-80 पे जाता है ना, वो रशिया में जाता है, जिसमें हमारे एशिया के लोग या यूरोप के लोग भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह फिर जब सर्दी स्टार्ट हो जाती है, जर्मन को अभी मॉस्को पे कब्जा नहीं होता, तो फिर ये इसके जो सोल्जर होते हैं जर्मन के, ये बीमार स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं, सर्दी से ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस तरह फिर रशिया से ना इसको शिकस्त हो जाती है, रशिया में इसकी जो फौज होती है कुछ तो मर जाती है, मतलब हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में जर्मन सोल्जर रशिया में मर जाते हैं, और जो बाकी होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। तो इस तरह ये होता है कि फिर जापान पंगा ले लेता है पर्ल हार्बर में अमेरिका में, तो अमेरिका भी जंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर वर्ल्ड वार टू जस्ट यूरोप में होती ना, तो हिटलर ने या जर्मन ने पूरे यूरोप को या इंग्लैंड को, हर किसी को शिकस्त दे दी थी। लेकिन जर्मन को शिकस्त दी, जो जर्मन वर्ल्ड वार टू हारा है ना, हिटलर जो जंग हारा है, वो एक तो हारा है ना अमेरिका की मदाखलत, क्योंकि देखो ये तो लड़ लड़ के पागल हो चुके थे, इनकी तो सारी आर्मी मार चुकी थी, मतलब कुछ लोग बच्चे बच्चे, जर्मन की तो ये हालत हो गई थी कि 10 से 15 साल के बच्चे भी आर्मी में भर्ती कर रहे थे, जो बंदूक उठा सकता है उसको भी इन्होंने लाजम कर दिया था कि वो बच्चा भी आए। मतलब 4-5 साल से डेथ हो रही है, वार चल रही है, मर गए थे सारे नौजवान यहाँ के, जर्मन के भी, बाकी यूरोप के भी, ब्रिटिश का भी यही हाल था। तो ताजा दम आता है इस वर्ल्ड वार टू में अमेरिका। अमेरिका भी ताज़ा होता है, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ होता, और वैसे भी वो यूरोप से 7 समंदर दूर है। जितना मैं आप लोगों से जर्मन, पाकिस्तान से जितना दूर है, इतना यहाँ से जर्मन से अमेरिका दूर है। तो अमेरिका फ्रेश आता है, उसकी फ्रेश आर्मी होती है, फ्रेश वेपन लेके आता है, तो इस वजह से जर्मन को हार होती है। तो होता ये है कि जो वेस्ट जर्मन होता है ना, जो फ्रांस का बॉर्डर है या बेल्जियम का बॉर्डर है, वहां से मार्च करती है अमेरिका, ब्रिटिश और फ्रांस की आर्मी। और जो जिधर मैं हूँ अभी, जो नॉर्थ जर्मन है, यहाँ से मार्च करती है रशिया की आर्मी। तो इसलिए जो जर्मन है ना, ये पूरी तरह एक तो दुश्मनों में गिर जाता है चारों तरफ से, यानी कि दुश्मन फौजी आ रही हैं,
तो मैं एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल बर्लिन जो इसका कैपिटल है उस वक्त भी इसका कैपिटल था, उसके नज़दीक रहता हूँ। तो कैपिटल पे पहले कब्जा किया था कि रशिया ने, नॉर्थ वाली साइड से आए थे, जिस साइड पे मैं हूँ इस साइड पे रशिया वाले आए थे। तो फिर दूसरे भी आ जाती हैं, यानी कि अमेरिकन, फ्रेंच और ब्रिटिश फौजें भी आ जाती हैं। तो आप ये देखो कि जर्मन जो यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क था, हिटलर के मरने के बाद, वर्ल्ड टू डिफीट होने के बाद जर्मन के 4 टोटे पहले होते हैं। 1945-46 में जब वर्ल्ड वार टू खत्म होती है, पहले जर्मन के 4 टोटे होते हैं। एक हिस्से पे कॉलोनी अपना कब्जा करता है फ्रांस, एक हिस्से पे कब्जा करता है ब्रिटिश, एक हिस्से पे कब्जा करता है अमेरिका, और जिस एरिया में मैं हूँ नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे कब्जा करता है रशिया। लेकिन जो इनके लीडर थे बाद में 1950-52 या 1955 तक, जो अमेरिका या जो वेस्ट जर्मन था, वो तो उन लोगों ने आज़ाद करवा लिया, उन लोगों से मिल मिला के, उनके जो भी उनसे डील की। अमेरिका भी छोड़ के चला गया, फ्रांस वाले भी छोड़ के चले गए और ब्रिटिश वाले भी। लेकिन उन लोगों ने जर्मन पे इतना ज़्यादा जुर्माना किया, इतना ज़्यादा जुर्माना किया, जितना आज पाकिस्तान पे कर्जा है ना, उससे आप समझ लो कि 5 बार उसके मल्टीप्लाई कर लो, तो इतना इन्होंने जर्मन पे जुर्माना किया कि तुमने वर्ल्ड वार तुमने स्टार्ट की थी, तो इतना नुकसान हुआ जानी माली पूरी यूरोप का, तो ये सारा तुमने पैसा देना है। तो जर्मन देखो, जर्मन ने ये सारा पैसा भी दिया, और देखो आज जर्मन दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी भी बना हुआ है। तो 1960 तक तकरीबन जो वेस्ट जर्मन था ना, वो तो टोटल आज़ाद हो चुका था, वहाँ से फ्रांस, ब्रिटिश और अमेरिका जा चुके थे। लेकिन जो नॉर्थ जिधर मैं हूँ अभी, इधर रशिया का कब्जा बरकरार था। तो फिर बर्लिन वार भी किस्सा है वो, मैं कभी, अगर आप बोलोगे, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अप्रिशिएट किया, तो फिर मैं आपको बर्लिन वार कैसे बनी थी, जो जो इसका कैपिटल शहर है ना, आधे पे रशिया का कब्जा है, आधे पे अमेरिका और ब्रिटिश का कब्जा है, तो उन्होंने बीच में से बर्लिन शहर के बीच में दीवार कर दी थी। वो दीवार मैंने देखी हुई है कभी मैं बर्लिन गया, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला ना, जो इसकी बारीकियां वर्ल्ड वार टू की, उस पर भी सारी डिटेल आपको बताऊंगा। अभी पता नहीं मेरा रिमोट चलता है या नहीं चलता।